अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के फाइल्स करने जा रहे हैं और स्टूडेंट्स का कहना है कि मास की फ़ाइल से ज़्यादातर जो है वो MCQs आ रहे हैं, इसलिए हम इस फाइल से MCQs भी कवर करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको करंट पेपर भी दिखा देती हूँ जल्दी से और बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किन किन टॉपिक्स से बार बार जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट पूछा जा रहा है। तो जल्दी से देख लेते हैं। हमारे 3 पेपर हैं। पहले पेपर में इन्होंने बताया है जी, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। जी है, तो पहले पेपर में इन्होंने बताया कि MCQs थ्योरम से और जनरल रूल्स के रिलेटेड थे, इजीली हो जाएंगे, यानी कि डिफ़िकल्ट नहीं थे। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन आया था कन्वर्ट TG डायग्राम टू CFG, और इसके बाद था CFG एक्सप्रेशन गिवन थी और उनका जो है वो FA क्रिएट करना था। कभी कोई डायग्राम दे देते हैं, उसका एक्सप्रेशन बनाना होता है, कभी कोई FA को NFA में करना होता है कन्वर्ट, इस तरह का। इसका सारा का सारा पेपर इसी तरह का होता है, यानी कंसेप्चुअल होता है ना, आप रट्टा तो नहीं लगा सकते इसको, ठीक है। ये सारी वही चीज़ें, तो आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं सबसे पहली चीज़। और उसके लिए अगर आपने लेक्चर्स लिए तो वेल एंड गुड। अगर आपने रेगुलर लेक्चर्स नहीं लिए तो, और अगर आप लास्ट के दिनों में आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक चैनल है, आई थिंक मलिक शाहज़ेब कुछ इस तरह से नाम है उनका, आप लिखेंगे CS402 लेक्चर्स बाय मलिक शाहज़ेब, तो उनकी एक बड़ी अच्छी सीरीज़ है। तकरीबन वो फाइनल टर्म में आपके जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो तकरीबन उसमें आपको 8 से 10 वीडियो देखना पड़ेंगी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं, हर एक चीज़ उसमें उन्होंने। तो अगर कुछ वीडियोस आप वो देखेंगे, उसके बाद आपको करंट पेपर देखेंगे और उसके बाद मास की फ़ाइल देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कह रही हूँ, ठीक है। अगर आप बहुत ही डीपली समझ के जो है वो पढ़ेंगे तो भी, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। और इन्होंने क्या बताया, CFG एक्सप्रेशन गिवन थी, उससे PDA बनाना था। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि एक और था, बाकी TG FA ग्राफ था, ट्रांजिशन टेबल रेडी करें, उसमें से क्वेश्चन थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी CFG। और तीसरे पेपर में उन्होंने क्या बताया कि मोस्टली जो MCQs थे वो मास की फ़ाइल से आए थे। ये सिर्फ एक स्टूडेंट ने नहीं कहा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा हुआ था, इसलिए मैंने इसी फाइल से MCQs बनाए हैं, मतलब कि इसी फाइल पे वीडियो बनाई है। अच्छा, तो और क्या है कि इन्होंने कहा है कि ज़्यादातर मास की फ़ाइल से आए हुए थे और कुछ जो है वो हैंड आउट से आए हुए थे। और इसके बाद क्या है कि अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन से के बारे में जानते हैं और आपको पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं किसी भी डायग्राम से, यानी कि अगर कोई और डायग्राम दी हुई तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन आपको क्रिएट करना आता है, या रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसकी कोई डायग्राम वो कह देते हैं, वो अगर आपको बनानी आती है तो फिर आपके लिए ये बहुत ईजी रहेगा। और 4 से 5 MCQs जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में ही पूछे जाते हैं और इस पेपर में उनसे पूछी हुई। तो नेक्स्ट शॉर्ट उन्होंने बताए हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि मेकिंग NFA फ्रॉम द लैंग्वेज कंटेन A एंड B, तो यहाँ पे NF बनाना था लैंग्वेज का। और नेक्स्ट है मेकिंग TG हैविंग A एंड B, इसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाना था। और लॉन्ग के लिए भी ये दी हुई है एक्सप्रेशन, इसको एक्सप्लेन करना था। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग देयर वाज अ ग्राफ फ्रॉम विच वी फाइंड लैंग्वेज ऑफ गिवन FA एंड रीजन हाउ FA एक्सेप्टेड, और किस तरह से FA उसको एक्सेप्ट करता है उस लैंग्वेज को, ये भी आपने बताना था। अच्छा, एक दफ़ा आपने इन चीज़ों को डीपली समझ लेना है। FA NFA DFA ये तकरीबन चीज़ें सेम ही, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है, वो अगर आप लोग डिफरेंस को सही तरह से याद कर लेंगे तो ये पेपर जो है वो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग पास कर लेंगे। तो चलिए अब MCQs फाइल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ सेगमा इज इक्वल टू AABB देन सेगमा स्टेरिक विल नॉट। देखिए AA और BB दोनों इवन हैं, जब इन पे स्टार लग जाता है ना तो इसका मतलब है कि हम इनको, यानी AA और BB को हम जितनी दफ़ा चाहें इनको रिपीट कर सकते हैं, यानी 2 दफ़ा A इस तरह से ना आ सकते, यानी आप सिंपल इसको इस तरह से कंसिडर कर लेना जैसे हम पढ़ते थे बाकी CS के सब्जेक्ट्स में कि किसी भी चीज़ पर जब हम लूप लगा देते तो उसका मतलब है कि जितनी जब दफ़ा आप उसको लूप को चलाना चाहो ना कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उतनी दफ़ा आप उसको चला सकते हो। तो ये भी सिंपल वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो कि वैल्यूज़ इवन में गिवन है, A ये भी 2 हैं इवन में है और B भी इवन में है, तो फिर जो है वो सारी वैल्यूज़ इवन में ही आ सकती हैं, ऑड में नहीं आ सकती। तो पहला जो है वो इसके अंदर कंटेन नहीं करता है, क्योंकि ये A भी ऑड में है और B भी ऑड में, ठीक है। और बाकी तीनों जो है वो इससे बन सकते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस MCQs के अकॉर्डिंग ऑप्शन A।
नेक्स्ट देखते हैं बिलो गिवन एफ ए हैज़ डैश आर ए। आपको एक एफ ए गिवन है और आपने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। पेज 14 पे इसका आंसर गिवन है। कोई भी कंडीशन जब स्टार्ट होती है तो वो माइनस उसकी इनिशियल स्टेट होती है और प्लस वाली उसकी फाइनल स्टेट होती है। स्टार्ट में प्लस और माइनस दोनों एक जगह इसलिए लगे हुए हैं कि ये इसकी इनिशियल स्टेट भी यहाँ पर है और साथ में फाइनल स्टेट भी मार्क की हुई है। यहाँ पर अगर हम जो इनिशियल स्टेट से फाइनल की तरफ जाते हैं तो सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है और ए बी भी एक्सेप्ट हो रहा है और ए बी का जो लूप है वो भी एक्सेप्ट हो। तो इनकी कंडीशंस को देखते हुए ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है। अगर इसके बारे में आपने एक लेक्चर भी देखा तो इसकी बहुत अच्छे से आपको समझ आई हुई होगी पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन लैंग्वेज कैन हैव डैश टीजीज। एक लैंग्वेज से एक जो लैंग्वेज होती है उसके एक से ज़्यादा टीजी यानी ट्रांजिशन ग्राफ्स हो सकते हैं। तो मोर देन वन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको एक फिर डायग्राम दी हुई है और कहा हुआ है कि अबव गिवन टीजी रिप्रेजेंट द लैंग्वेज। जो ऊपर आपको दी हुई है ट्रांजिशन ग्राफ दिया हुआ है, ये कौन सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो इवन का मतलब तो सबको पता ही होता है। पैलिंड्रोम का क्या मतलब होता है? पैलिंड्रोम का ये मतलब होता है कि आप उस लफ्ज़ को सीधा लिखे या उल्टा उसका एक ही मतलब बनता हो, यानी सेम चीज़ ही वापस आपके पास आ रही हो। अब सिंपल यहाँ पर तो इसकी बात हो रही है ना, हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं तो ट्रांजिशन ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। इसमें पैलिंड्रोम का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड में जो पैलिंड्रोम का मतलब होता है वो बताती हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें एक वर्ड है, नेम है माहम, तो उसका एंड से एंड वाले मतलब आप अगर उलट करके भी लिखें ना तो MAHM माहम बनेगा। और स्टार्ट से भी लिखे तो अगर उस स्ट्रिंग को आप रीअरेंज करते हो, लास्ट वाले लेटर को फर्स्ट पे लिखते हो, तो फिर भी वही चीज़ वापस आ रही है। तो यहाँ पे पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि स्ट्रिंग को आप जो है वो उलट करके लिख रहे हो। ठीक है, सिंपल। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप पिछले वाले सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर लिखा होगा कि 3 का फैक्टोरियल तो उसका मतलब है कि 1 2 3 तक सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर बाकी दोनों ऑप्शन पैलिंड्रोम और फैक्टोरियल नहीं है करेक्ट। तो इवन करेक्ट है क्योंकि आपके सामने है कि यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं पूछी हुई। यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है कि वैल्यू जो है वो इवन में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इवन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लीन्स थ्योरम। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपने देखना है। इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफ ए, अगर एक लैंग्वेज जो है वो एफ ए ने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर उसे और कौन एक्सेप्ट करेगा? और उसे दूसरा एफ ए भी कर लेगा या CFG फिर उसे कर लेगा या GTG करेगा या TG करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रांजिशन ग्राफ। अगर एक स्ट्रिंग को, अगर एक लैंग्वेज को एफ ए एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर TG भी उसे एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन पैलिंड्रोम इज अ डैश लैंग्वेज। इवन पैलिंड्रोम जो है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहलाता है। नेक्स्ट है इफ़ L इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर L रेगुलर एक्सप्रेशन है देन LC इज़ आल्सो अ डैश लैंग्वेज। अगर L रेगुलर एक्सप्रेशन है तो LCL कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर लैंग्वेज ही होगी। नेक्स्ट है पंपिंग लीमा इज़ जनरली यूज टू प्रूव दैट। पंपिंग लीमा आमतौर पर क्या प्रूव करता है, किसको प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं? पंपिंग लीमा को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमने देखना होता है कि जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है अ गिवन लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ द एफ ए हैज़ एन स्टेट। अगर एक एफ ए की एन स्टेट्स हैं देन द टेस्ट ऑफ वर्ड ऑफ लेंथ लेस देन एन, के क्या है कि वर्ड की जो लेंथ है वो कम है, लेस देन है एन से। इफ़ नो वर्ड इज एक्सेप्टेड बाय दिस एफ ए। अगर एफ ए की तरफ से कोई वर्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा कि देन इट विल बी डैश वर्ड, तो फिर वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट नो वर्ड। नेक्स्ट है इन CFG द सिंबल दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग आर कॉल्ड। जो रिप्लेस नहीं हो सकता उसे हम टर्मिनल कहते हैं, जो रिप्लेस हो जाता है उसे हम नॉन टर्मिनल कहते हैं। CFG ग्रामर में आपने देखा होगा ना कि किसी ग्रामर की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ दी होती हैं और फिर हम जो भी ग्रामर बनानी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें जो चाहिए होती है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और अगर कोई ऐसी वैल्यू होती है, ऐसा सिंबल होता है जो किसी और से रिप्लेस हो रहा होता है तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो नॉन टर्मिनल है। अगर रिप्लेस नहीं हो रहा तो फिर हम कह देते हैं कि ये टर्मिनल है, यानी सेम रहेगा, किसी से रिप्लेस नहीं होगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर लैंग्वेज? स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ 0, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट। तो इनके पेयर्स दिए हैं और आपको कहा हुआ है कि इनका देखिए ये कौन से रेगुलर एक्सप्रेशन के पेयर्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। पहला ऑप्शन देखें तो इसमें वैल्यू ही इनकरेक्ट दी हुई है। दूसरा देखें तो एक में प्लस और एक में जो है वो स्टेरिक दिया हुआ है। तीसरे को देखें तो एक में प्लस एक में स्टेरिक और उसके यानी कि एक साइड पे एक्स के साथ सिर्फ प्लस है, दूसरी साइड पे एक्स के साथ स्टेरिक भी लगाया हुआ है और प्लस भी लगाया हुआ है। ये तीनों बिल्कुल वाज़ेह समझ आ रही है कि ये इनकरेक्ट है। तो पीछे बच गया थर्ड ऑप्शन, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। जब रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टेरिक लगा होता है तो इसका मतलब है कि जब इसकी वो बनेगा ना, कोई भी डायग्राम बनेगी तो उस पर क्या लगेगा, लूप। तो उसका क्या मतलब होता है, इसको आप कितनी दफ़ा चाहें इसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अब आपको समझ आए होगी कि पहले x को अगर हम सेम रखते हैं और अगले जो है वो 2x को हम एक दफ़ा इन पे लूप लगाते हैं, अगले x पे फर्स्ट वाले के साथ 2 दफ़ा लूप लगाते हैं तो डबल x हो जाएगा और पहले वाला जो है वो सेम रहेगा। एक साइड पे 3 बन जाएंगे, दूसरी साइड पे 3 बन जाएंगे, तो इक्वल हो जाएगी स्ट्रिंग। तो करेक्ट ऑप्शन सी रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एन अल्फाबेट ऑफ सिग्मा इज वैलिड इफ नो लेटर ऑफ सिग्मा अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ एनी अदर लेटर। कि ये तब जो है वो वैलिड होता है जब सिग्मा को कोई भी लेटर जो है वो अपीयर नहीं हो रहा तो होता किसी और लेटर के स्टार्ट में। पेज नंबर 4 पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द लेंथ ऑफ द आउटपुट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग इन मोरे मशीन। अच्छा, मोरे मशीन और मीले मशीन जो है ये दोनों बहुत ही ईजी भी हैं और जो मैंने आपको सीरीज रिकमेंड की है ना उसमें उन्होंने मोरे मशीन और मीले मशीन का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने नोट्स भी बनाए हुए और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हर एक चीज़ क्लियर की हुई है। बाज़ दफ़ा इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं, बाज़ दफ़ा यानी कि आप ये समझ लें कि इन दोनों का चाहे डिफरेंस पूछे, चाहे किसी एक की डायग्राम पूछ लें या किसी भी तरह से इन दोनों टॉपिक्स में से एक ना एक तो क्वेश्चन मस्ट आता ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इन अ CFG हैज़ ओनली प्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्म नॉन टर्मिनल टू स्ट्रिंग ऑफ 2 नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से 1 टर्मिनल, देन द CFG इज सेड टू बी। तो फिर CFG को हम क्या कहेंगे? अगर एक CFG की ओनली प्रोडक्शन है नॉन टर्मिनल से स्ट्रिंग ऑफ 2 नॉन टर्मिनल या फिर नॉन टर्मिनल से 1 टर्मिनल, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? इन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उसको पूछ रहे हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQs नंबर 16, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट एन FA यूजिंग डिफरेंट स्टेट। हम FA को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट स्टेट को यूज़ करते हुए, एक्सेप्ट स्टेट, रिजेक्ट स्टेट और रीड स्टेट ETC। द डैश स्टेट बिहेव एज फाइनल स्टेट ऑफ FA। अच्छा, फाइनल स्टेट का ये मतलब होता है वो किस तरह से बिहेव करती है। एक्सेप्ट स्टेट जो है उसी को हम फाइनल स्टेट भी एक लिहाज से कह, और एक्सेप्ट स्टेट ही फाइनल स्टेट की तरह बिहेव करती है। जब एक रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट होती है तो तभी वो फाइनल स्टेट पर पहुंचती है। नेक्स्ट है, वेयर इज द इनपुट स्ट्रिंग इज प्लेस्ड बिफोर इट इज रन। रन होने से पहले अगर एक स्ट्रिंग को इनपुट स्ट्रिंग को प्लेस कर दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इनपुट टेप कहते हैं। एंड FSM कैन बी कंसिडर्ड एज TM। तो इसका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है। इस फाइल को आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, यानी वीडियो को करना है। ठीक है, ये नहीं कि वीडियो कमेंट में आप लोगों ने ये कहना है कि अब जल्दी से हमें फ़ाइल दे दें। सिर्फ फाइल को देखने से आपको नहीं समझ आएगा। इन MCQs को समझे रटा बिल्कुल भी नहीं लगाना। पिछले सेमेस्टर में भी इससे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था और इस दफ़ा भी स्टूडेंट का यही कहना है कि इस फाइल से बहुत ज़्यादा MCQs आ रहे हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 18 के MCQs को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन D है, ऑफ फिनाइट टेप लेंथ विदाउट रिवाइंडिंग कैपेबिलिटी एंड यूनिडायरेक्शनल टेप मूवमेंट। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेशन ऑफ द वर्ड जनरेटेड बाय अ पर्टिकुलर ग्रामर। ऐसे वर्ड की डेरिवेशन फाइंड करना जो कि जनरेटेड हैं पर्टिकुलर ग्रामर से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्सिंग। नेक्स्ट MCQ is the first rule of converting the given CFG in CNF। CFG को CNF में कन्वर्ट करने के जो पहला रूल है वो क्या है? तो CYK एल्गोरिदम है।
नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग टीएम। अच्छा, एक मैं आप लोग को बता दूं, कभी कभार तो ऐसा होता है, जो पिछली दफ़ा फाइनल टर्म में तो ये हुआ था कि यहाँ पे जो दी हुई है ना इस तरह से डायग्राम्स वगैरह, तो एज इट इज़ भी वहाँ पे आई हुई थी, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होते हैं कि वही चीज़ वो पूछ रहे होते हैं लेकिन थोड़ा सा चीज़ को आगे पीछे कर लेते हैं, तो वो आपको तभी समझ आएगा अगर आपने समझी हुई है, ठीक है। तो ये एक लंबी चौड़ी दी हुई है डिटेल क्वेश्चन नंबर 21 में, तो इसको आपने हैंडआउट्स में जाके वेरीफाई करना है। पेज नंबर 142 पे आपको दी हुई है वाला एमसीक्यूज, वहाँ पर आपको गिवन है, तो वहाँ से डिटेल देख है उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट यही है जो यहाँ पर गिवन है, लेकिन इसकी डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसकी डिटेल आप लोगों ने खुद देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फाबेट सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी 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 हैज़ नंबर ऑफ लेटर। नंबर ऑफ लेटर्स को हम इस तरह से काउंट करते हैं कि जो यानी कि जहाँ पर कॉमा लगा हुआ है ना, तो उनको आपने एक ही कंसिडर करना है। ए फर्स्ट है, अगला बी सी सेकंड है, सी सी थर्ड है, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि ए को अलग करो, बी सी को 2 करो 3 हो जाएंगी, सी सी को करो तो 5 हो जाएंगी, नहीं नहीं। कॉमा में चाहे 3 आ रही हैं 4 आ रही हैं, उनको आपने एक ही लेटर कंसिडर करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो है वो 3 करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट है इफ R1 इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन देन R1 स्टेरिक इज अ। अगर R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R स्टेरिक का मतलब यही है ना कि वो बार बार R1 आ रहा है, तो R1 अगर स्टेरिक है तो दोबारा R1 आ जाएगा, तो वो भी जो है वो सॉरी, अगर R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R1 स्टेरिक आ जाएगा, तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। नेक्स्ट फिर उन्होंने कह दिया कि क्वेश्चन नंबर 24 में फिर से डायग्राम्स वगैरह दी हुई हैं और पूछ रहे हैं कि ये कौन कौन सी डायग्राम है, एफ ए की है या एन एफ ए की है। तो ये एक एफ ए की है और एक जो है वो एन एफ ए की है। ऊपर वाली एफ ए की, नीचे वाली एन एफ ए की है। वी कैन नॉट राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल। तो हम हर सी एफ जी के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। सी एफ जी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 26 है फॉर एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। हर सी एफ जी के लिए वी कैन मेक द कोरेस्पॉन्डिंग। हर सी एफ जी के लिए हम क्या बनाते हैं, हर सी एफ जी के लिए हम पीडीए बनाते हैं। अच्छा, ये पंपिंग लीमा वाला ये हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज आया, और ये पंपिंग लीमा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है। पंपिंग लीमा को भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पंपिंग लीमा सेज दैट द लेंथ एक्स प्लस लेंथ शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ स्टेट्स। के स्टेटमेंट में कि पंपिंग लीमा के अकॉर्डिंग लेंथ एक्स की और लेंथ वाई की कम होनी चाहिए नंबर ऑफ स्टेट्स से। नेक्स्ट है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एल्गोरिदम वाज प्रोपोज्ड बाय। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो है एल्गोरिदम वो किन की तरफ से प्रपोज किया गया था, ये जॉन कॉक की तरफ से। नेक्स्ट आपको एक डायग्राम दी हुई है और आपसे पूछा हुआ है कि ये अब जो ऊपर मशीन दी हुई है आपको ये क्या है। ये फिनाइट ऑटोमेटा की है, ट्यूरिंग मशीन की एफ ए की है, ये टीजी की है। तो ये है ट्यूरिंग मशीन की डायग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 द लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम डिफाइन ओवर एन अल्फाबेट सेट ए एंड बी कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय। तो ये नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके लिए हम सी एफ जी और इसका पी डी ए बना सकते हैं। तो सी एफ जी तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, सो पी डी ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसका हम पी डी ए और सी एफ जी जो है वो पॉसिबिलिटी है कि हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपके पास गिवन है दोनों स्टेटमेंट, इसके एमसीक्यूज थोड़ा से आगे पीछे दिए हुए। आई थिंक ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। फर्स्ट फेज कंपाइलर का क्या होता है फंक्शनैलिटी की बेस पे। पार्सर होता है, लेक्सिकल एनालाइजर होता है, या स्कैनर होता है, या इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर के फर्दर उन्होंने 3 पार्ट्स की होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, मिडल एंड होता है, एक बैक एंड होता है। और फ्रंट एंड में उसका जो फर्स्ट फेज होता है वो स्कैनर होता है, तो स्कैनर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसमें जो है वो थोड़ा यूज़ करके कंपाइलर की 3 पार्ट्स पे इसको फर्दर डिवाइड किया होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, और दरम्यान में एक मिडल एंड लगा होता है।
तो ये फर्स्ट फेज़ का पूछ रहे हैं, तो ये एक जगह इन्होंने लेक्सिकल एनालाइज़र करेक्ट की हुई, एक जगह स्कैनर। अब पता नहीं ये मिडल एंड की बात करें या फ्रंट एंड की बात करें। एनीवेज आप लोगों ने एक दफ़ा इसको अगेन वेरीफाई कर लेना कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी बुक में इन्होंने किस हवाले से कौन सा फर्स्ट वाला कहा है, क्योंकि इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, तो इसलिए मुझे इस MCQs की सही तरह से समझ नहीं आई। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सिग्मा स्टेरिक माइनस एल रिप्रेजेंट करता है डैश ऑफ अ लैंग्वेज एल, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज एल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 34। इफ़ वी हैव टू ट्रांजिशन ग्राफ, अगर हमारे पास दो ट्रांजिशन ग्राफ होते हैं एंड देयर यूनियन विल बी एक्सप्रेस, तो उनका यूनियन क्या होगा। उनका यूनियन के बारे में ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। टेकिंग अ कॉमन स्टार्ट स्टेट, एक कॉमन स्टार्ट स्टेट लेते हैं एंड ज्वाइन देम बाय टू नल ट्रांजिशन, और उनको ज्वाइन कर दें दो नल ट्रांजिशन से, तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है। डैश एंड डैश आर रिमूव्ड इन ऑर्डर टू मेक अ CFG इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अगर मेरी जल्दी पढ़ने की वजह से आपको समझ ना आए, तो जिस तरह से स्पीड जल्दी कर सकते हैं ना आप लोग, इस तरह से स्पीड को ऐसा भी कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, MCQs हम पढ़ रहे थे 35, तो ये है नल एंड यूनिट प्रोडक्शन आर रिमूव। नल एंड यूनिट प्रोडक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं CFG चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के को बनाने के लिए। नेक्स्ट है, इफ L1 एंड L2 आर एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर L1 और L2 जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फिर जो है वो L1 और L2 को अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो फिर जो है वो कौन सी लैंग्वेज बनेगी। रेगुलर बनेगी, रेगुलर ही बनेगी, या फिर इरेगुलर बन जाएगी, या PDA बनेगा, या हाइब्रिड बनेगा। तो अगर ये L1 एंड L2 जो है ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, तो फिर इनको प्लस करने से भी ये रेगुलर लैंग्वेज ही रहेंगी। तो क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इनमें से कौन सी रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, यानी कौन सी रेगुलर CFG है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप सबको देखें, तो नीचे वाली जो तीनों हैं ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन रेगुलर। तो रेगुलर CFG हमारे पास एंड पे कौन सी बचेगी, जब तीनों नीचे वाली नॉन रेगुलर हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, वो है रेगुलर CFG। नेक्स्ट है, अ रीड स्टेट कैन हैव डैश आउटगोइंग एज, एनी नंबर ऑफ आउटगोइंग एज। एक रीड स्टेट की जो है वो कई नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं होती, इसलिए एनी नंबर ऑफ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, FA एंड NFA आर इक्वेलेंट, ये कब इक्वेलेंट होते हैं, अगर FA और NFA एक्सेप्ट कर रहे होते हैं सेम लैंग्वेज को, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। डैश इज ऑलवेज डिटर्मिनिस्टिक, तो FA जो है वो हमेशा डिटर्मिनिस्टिक होता है। नेक्स्ट MCQ है, इफ़ R1 इज इक्वल टू A प्लस B एंड R2 की वैल्यू है A प्लस B, देन द लैंग्वेज में इन्होंने क्या लिखा कि पहले R1 की वैल्यू लिखी है, फिर R2 की लिखी है, विल बी जनरेटेड बाय। तो ऑब्वियसली जब इनकी वैल्यू लिखी है तो हमें समझ आ रही है कि पहले R1 की लिखी हुई है, और फिर उसके साथ जो है वो आगे ब्रैकेट क्लोज में नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा हुआ इन्होंने R2 की वैल्यू, तो ये R1 और R2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्लस दरमियान में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों के दरमियान वैल्यूज़ के दरमियान प्लस नहीं लगा हुआ, ठीक है। और अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन को देखें, तो R2 पहले लिखा हुआ है और R1 बाद में लिखा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है, वैल्यू हमें साफ बता रही है कि R1 की वैल्यू पहले लिखी हुई है, R2 की बाद में, और R1 पे स्टेरिक जो लगा हुआ है ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो वैल्यू देख के हमें करेक्ट आंसर का इजीली पता चल रहा है। वन लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन FA, एक जो वैल्यू होती है वो एक से ज़्यादा FA को एक्सप्रेस करती है। दिस स्टेटमेंट इज़, तो वो कह रहे हैं कि क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, एक लैंग्वेज जो है वो एक से ज़्यादा FA एक्सप्रेस करती है। ट्यूरिंग मशीन किसने ईजाद की, इसके हवाले से MCQs पहले भी हमने देखा है, उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दोबारा से इन्होंने पूछ लिया कि हु डिड नॉट इन्वेंट द ट्यूरिंग मशीन। कभी पूछते हैं कि किसने इन्वेंट की थी, और अब जो है वो नाम देखिए पूछ लिया कि किसने इन्वेंट नहीं की थी। अगर आपको पता है कि किसने इन्वेंट की थी, तो उससे जो अदर नेम है वो उसने नहीं की थी ओबियसली, ठीक है। तो एलन ट्यूरिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो नन ऑफ दीज तो वैसे ही इसमें से हट जाएगा, और एलन और ट्यूरिंग जो है वो इस दोनों A और C वाले करेक्ट हैं। जिसने नहीं की थी वो AM ट्यूरिंग था, ठीक है। तो AM ट्यूरिंग ने इसको इन्वेंट नहीं किया, सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द टेप ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज इनफिनाइट या फिनाइट है, ठीक है। ऊपर में उन्होंने कहा कि ट्यूरिंग मशीन इनफिनाइट है, नीचे उन्होंने कहा ट्यूरिंग मशीन फिनाइट है। फिर उन्होंने कहा कि टेप ऑफ ट्यूरिंग मशीन जो है वो इनफिनाइट होती है जबकि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर होती है, हालांकि इरेगुलर हो तब ये इनफिनाइट होती है। फिर फिनाइट में उन्होंने कह दिया कि जब जो लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर होगी। नीचे वाली दोनों जो हैं उनको उन्होंने ऑपोजिट कर दिया, फिनाइट में नॉन रेगुलर आएगा लेकिन वहाँ पे उन्होंने रेगुलर कर दिया, तो नीचे वाली दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। और टेप ट्यूरिंग मशीन जो है ये भी फिनाइट नहीं होती है, इनफिनाइट होती है। तो ऑप्शन 1 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, द टेप ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज इनफिनाइट। नेक्स्ट है रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है? अभी हमने पढ़ा कि मस्ट बी इनफिनाइट, ये थोड़ा पीछे वाले एमसीक्यूज में हमने देखा था। रेगुलर लैंग्वेज जो है वो फिनाइट होती है, रेगुलर लैंग्वेज इरेगुलर इनफिनाइट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज CFG बट एवरी CFG, हर जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है वो एक्सप्रेस करती है CFG को, लेकिन हर CFG जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं करता। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट उन्होंने दी हुई है, कंसिडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा इज इक्वल टू AB एंडिंग इन अ। तो स्टेटमेंट देखिए उन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, देयर आर फिनाइट मैनी क्लासेस जनरेटेड बाय L एंड इसीलिए जो है वो L रेगुलर है क्योंकि फिनाइट क्लासेस जनरेट हो रही हैं L से। नेक्स्ट है, फिर से उन्होंने एक डायग्राम दी हुई है, अबाउट गिवन TG हैज़ डैश रेगुलर एक्सप्रेशन। एक डायग्राम दी है और कहा है कि इसके रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं, यानी आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा ना कि कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन इसमें से करेक्ट है। तो ये अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, जब लूप लगाते हैं तो या सिर्फ हम ए भी ले सकते हैं और बी भी ले सकते हैं। एक स्ट्रिंग है ना, तो ए एक है और बी एक है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम एक में से ले लें, एक दूसरे में से ले लें, ठीक है। तो ए आ जाएगा या फिर बी आएगा, और इससे नेक्स्ट जो है वो या ए बी को लेंगे और फिर अगर दोबारा हम लेंगे तो वो फिर हम दोबारा में बी ए को भी ले सकते हैं। फिर जो है वो जो सेकंड लूप है उसमें से भी हम ऐसा ही करें जैसे कि फर्स्ट लूप में हमने किया, ए ले लेंगे और फिर बी ले लेंगे, और दोबारा से जब हम पहली स्टेट जो कि इनिशियल भी है और फाइनल भी है, जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगे हुई हैं, तो उससे फिर हम ए बी को एक दफ़ा रीड कर लेंगे और एक दफ़ा जो है वो बी ए को कर सकते हैं। खैर अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो ये मेरे जो अभी मैंने शॉर्ट्स बताए इसके आपको समझ आई होगी, और अगर आपने नहीं पहले से कुछ भी इसके बारे में पढ़ा हुआ तो फिर आपको ओबियसली इसकी समझ इस तरह से नहीं आ सकती, फिर इसके लिए आपको कंप्लीट लेक्चर देखना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर से आप लोगों ने जान नहीं छुड़ानी कि चले लेक्चर नहीं देखेंगे वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर के बगैर ये सारा का सारा जो है वो कंसेप्चुअल होता है, जो होते हैं ना क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यू से चले आप रट्टा लगा के फिर भी कर लेंगे, एमसीक्यूज में भी होती है डायग्राम्स वगैरह, लेकिन सब्जेक्टिव को आप बिल्कुल ऐसे क्लियर नहीं कर सकते, तो सब्जेक्टिव के लिए आपने लाजमी लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है। बेशक 2 की स्पीड पर ही देख लें लेकिन देखने ज़रूर है। नेक्स्ट है, द वर्ड फॉर्मल इन फॉर्मल लैंग्वेज मीन्स, कि फॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड फॉर्मल का क्या मतलब होता है, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, ओनली द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सिंबल इज सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है, लेट a इज इक्वल टू 0 1 द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ऑफ सेट a इज 0 और 1 2 डिजिट दिए हुए, तो 2 की पावर n इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला है कि मेले मशीन जनरेट नो लैंग्वेज as such, More machine generate no language as such, Mealy machine has no terminal state। तीनों करेक्ट है तो all of these इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, TM is more powerful than FSM। ट्यूरिंग मशीन मोर पावरफुल है FSM से, क्योंकि उसके अब वजह पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है, क्योंकि इट हैज़ कैपेबिलिटी टू रिमेंबर आर्बिट्री लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ इनपुट सिंबल, क्योंकि आर्बिट्री लॉन्ग सीक्वेंस के इनपुट को रिमेंबर करने की कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है, इफ L1 एंड L2 आर एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन देन R1 एंड R2 respectively, then the language expressed by R1 plus R2 will be।
एमसीक्यूज थोड़ा पहले भी हमने देखा, आई थिंक रिपीट हो रहा है कि अगर L1 और L2 दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन है तो फिर उनको प्लस करने से भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही आएगी, तो रेगुलर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है लाइक TG एंड PDA कैन आल्सो बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन्होंने एक दे के डायग्राम पूछा हुआ है कि ये क्या है, तो ये FA की है, ट्यूरिंग मशीन की है, और या फिर TG की है। तो ये जो डायग्राम है ये ट्यूरिंग मशीन की है। ये भी एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है इनको आपने ज़्यादा देखना होता है क्योंकि ये बार बार आ रहे होते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स मैप अप टू ऑफ S and BS with at least two as cannot be described by the regular expression. AN और BN जहाँ पे N की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है, वहाँ पर एटलीस्ट 1A और AB होगा, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब नहीं करती है। तो इस तरह का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सो नन ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन FA, अगर फिनाइट ऑटोमेटा में इफ़ वन एंटर्स इन अ स्पेसिफिक स्टेट, अगर एक एंटर होता है स्पेसिफिक स्टेट में बट देयर इज़ नो वे टू लीव इट, और उसको लीव करने का फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, देन दैट स्पेसिफिक स्टेट इज़ कॉल्ड, तो इस स्पेसिफिक स्टेट को हम क्या कहते हैं? अगर एक स्पेसिफिक स्टेट एंटर हो जाती है बट उसके लीव होने का वहाँ से कोई रास्ता नहीं होता, तो ये इसको तीनों नाम इसके होते हैं। डेड स्टेट भी हम उसको कहते हैं, वेस्ट भी होती है, जब डेड होगी तो फिर वेस्ट भी होगी ना, वेस्ट बास्केट भी उसको कहते हैं, या डेवी जॉन लॉकर कहते हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इफ़ L इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन देन LC इज़ आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, ये भी हमने पीछे पढ़ा, ये भी रिपीटिव है। इन CFG द सिंबल दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग, जो सिंबल किसी से रिप्लेस नहीं हो सकता वो होता है टर्मिनल, जो रिप्लेस हो जाता है वो होता है नॉन टर्मिनल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, कौन सी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है? ये सारे ही जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं हैं जो ऊपर तीनों स्टेटमेंट दी हुए, सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। मीली मशीन जनरेट नो लॉन्ग एज सच, मीली मशीन हैज़ नो टर्मिनल स्टेट, ये दोनों हैं करेक्ट, तो हमने इनकरेक्ट फाइंड करनी है ना। तो फॉर given input string length of the output string generated by a Moore machine is not more than the length of output machine generated by that Mealy machine। तो इन्होंने जो है यहाँ पे इसको उलट कर दिया, उलट करके लिखा हुआ स्टेटमेंट को, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पे लिखा होता कि स्ट्रिंग जनरेटेड बाय मोरे मशीन इज मोर देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जनरेटेड बाय द मीले मशीन, फिर करेक्ट था, लेकिन ये नॉट लिखा हुआ है कि मोरे मशीन जो है वो उसकी लेंथ मीले मशीन से ज़्यादा, उसकी जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर लिखा होता कि होती है मोरे मशीन की मीले मशीन से ज़्यादा, तो फिर ये करेक्ट था। ठीक है, तो नॉट लगा हुआ नहीं करेक्ट, तो ऑप्शन सी जो है वो हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है पंपिंग लीमा इज जनरली यूज टू प्रूव, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि रेगुलर और नॉन रेगुलर के लिए हम इसको पंपिंग लीमा को यूज़ करते हैं जब उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट दी होती है। अच्छा, ये भी आता होता है कभी कभार क्वेश्चन कि वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं और कहते हैं कि प्रूव करें कि ये जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके लिए आपने पंपिंग लेमा को यूज़ करना तो होता है, और इसके थ्रू आप प्रूव करते हो कि ये रेगुलर लैंग्वेज है या कि रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर लैंग्वेज? स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ 0 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ प्रोडक्शन इन CFG कंसिस्ट ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड किस पर कंसिस्ट होती है? तो 1 नॉन टर्मिनल इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। CFG के प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर एक नॉन टर्मिनल होता है। नेक्स्ट MCQs है PDA इज ओनली यूज टू रिप्रेजेंट अ रेगुलर लैंग्वेज, तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ PDA को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं होता। सॉरी, PDA सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ L इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन LC इज़ आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये ट्रू है। अगर L जो है वो रेगुलर है तो फिर L का कॉम्प्लीमेंट देंगे तो वो भी रेगुलर ही रहेगा, और अगर हम 2 वैल्यू दी हुई है कि ये रेगुलर है और इनको प्लस करने से ये रेगुलर बनेगा या इरेगुलर, तो वो भी रेगुलर ही रहता है। ठीक है,
उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल की जो प्रोडक्शन है स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग को हम लाइव प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये 127 पेज पर आपके पास दी हुई है। तो जब स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर ट्रू आएगा। नेक्स्ट है वी कैन फाइंड अ CFG करेस्पॉन्डिंग टू अ FA, कि हम फाइंड करते हैं CFG की कॉरस्पॉन्डिंग से DFA को, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है स्टार्ट, रीड, हेयर एंड एक्सेप्ट और कन्वर्सेशन ऑफ द मशीन। ये मशीन की कन्वर्जन स्टेट्स होती हैं, स्टार्ट, रीड, हेयर और एक्सेप्ट ETC, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है CFG इज सेड टू बी एम्बिगुअस। एक CFG को हम एम्बिगुअस कहते हैं अगर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वर्ड ऑफ इट्स लैंग्वेज, अगर वहाँ पे उसकी लैंग्वेज का एक वर्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, दैट कैन बी जनरेटेड बाय डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रीज, जो कि जनरेट किया गया होता है डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रीज से। तो ये स्टेटमेंट जो गिवन है यहाँ पर ये करेक्ट है, तो ट्रू ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है सिंटैक्स ट्री और जनरेशन ट्री, सिंटैक्स ट्री और जनरेशन ट्री और डेरिवेशन ट्री, ये तीनों जो है वो सेम होते हैं। ये स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है और पूछा है कि क्या ये ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। जो सिंटैक्स ट्री होता है और जनरेशन ट्री होता है और डेरिवेशन ट्री होता है, ये तीनों सेम होते हैं। तो ये MCQs आपको इस लिहाज से भी दे सकते हैं, सिंटैक्स ट्री इज़ सेम, और नीचे जो है वो एक या तो जनरेशन ट्री दे देंगे करेक्ट ऑप्शन के लिए, या डेरिवेशन दे देंगे, और तीन जो है वो उलट पुलट दे देंगे, और फिर कहेंगे कि अब जो है वो किसके इक्वल है, ये अब उसको करेक्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से भी आ सकता है। स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज होती है, बात वही कर रहे होते हैं वो। द सिंबल दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग आर कॉल्ड, जो रिप्लेस नहीं होता उसको हम टर्मिनल, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल, ये भी रिपीट हो रहा है आई थिंक, यस ये भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है DFA एंड PDA आर इक्वल इन पावर, तो ये इक्वल नहीं होते, ये फॉल्स है। DFA और PDA जो है वो इनकी पावर इक्वल नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ, ये भी फिर वही आ गया, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग दी हुई है। देखते हैं आप, प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल इज कॉल्ड डेड प्रोडक्शन, तो नॉन टर्मिनल को हम डेड प्रोडक्शन नहीं कहते, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सेमी वर्ड इज अ स्ट्रिंग हैविंग सम टर्मिनल एंड सम नॉन टर्मिनल एट द राइट ऑफ द स्ट्रिंग। सेमी वर्ड्स एक स्ट्रिंग, इसमें कुछ टर्मिनल होते हैं और कुछ नॉन टर्मिनल होते हैं स्ट्रिंग के राइट साइड पे, तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं टू FAs आर इक्वेलेंट इफ दे हैव सम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ स्टेट्स। दो FA तब इक्वेलेंट होते हैं अगर उनकी नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल होती हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू है इसका, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, ये कभी कभार इस तरह से भी आपको जो है वो क्वेश्चंस भी दे सकते हैं कि दो FA कब इक्वल होते हैं, तो आपने सिर्फ ये बताना हो कि जब उसकी नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल होती हैं तो तब वो FA इक्वल होंगे। ठीक है, बात शॉर्ट सा वो उसका आंसर होता है, लेकिन एक लंबा चौड़ा सिनेरियो देते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, बस हमें उस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू डिफरेंट डेरिवेशन इन एन एम्बिगुअस CFG फॉर अ वर्ड। एम्बिगुअस CFG में एक वर्ड के लिए दो डिफरेंट डेरिवेशंस, एग्जैक्टली दो डिफरेंट डेरिवेशंस दी होती हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये सही कहा है इन्होंने, तो ट्रू इसका करेक्ट ऑप्शन है, पेज नंबर 93 पे इसका आंसर है। नेक्स्ट है रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोजर अंडर यूनियन, रेगुलर एक्सप्रेशन क्लोज अंडर होती है यूनियन, कंकैटिनेशन और क्लीन स्टोर की, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ट्रू इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, जितनी भी स्टेटमेंट्स दी होती है तकरीबन ज़्यादातर तो ट्रू ही होती हैं, कम ही ऐसा होता है कि कोई स्टेटमेंट फॉल्स होती है, लेकिन फिर भी आपने बगैर पढ़े ट्रू नहीं लगाना, आपने पहले उसको समझना है। नेक्स्ट एक MCQs अगला है PDA स्ट्रोंगर देन FA, PDA जो है वो स्ट्रोंगर होता है FA से, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं टोटल लैंग्वेजेस ट्री हैज़ all string over sigma is correct option. Next है what Turing machine does not have, तो ट्यूरिंग मशीन में स्टैक भी होता है, हेड भी होता है और टेप भी होती है, तो वर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि उसमें नहीं हो। ट्यूरिंग मशीन
मशीन में स्टैक होता है और इंसर्शन और डिलीशन जो है वो की जाती है दोनों तरफ से, टेप और हेड टू से। ये पहले तीनों इसके में इंक्लूड हो गए, तो जो नहीं है वो वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं CFG गिवन एस, आगे एक स्ट्रिंग दी हुई है और पूछा हुआ कि रिप्रेजेंट कर रहा है किस लैंग्वेज को। एक प्रोडक्शन देखिए पूछ रहे हैं, इसकी जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, तो बी स्टेरिक ए बी स्टेरिक इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है लैंग्वेज दैट इज फिनाइट बट नॉट रेगुलर, एक लैंग्वेज जो कि फिनाइट हो लेकिन नॉन रेगुलर है, वो कौन सी है इनमें से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आई थिंक बी बन रहा है, आपने इसको देख लेना है कि बी इसका ठीक है या फिर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्विजेस भी साथ में गिवन हैं क्योंकि अक्सर जो है वो क्विज में से आ रहे होते हैं फाइनल टर्म, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप क्विजेस को लाजमी किया करें। सी ऑफ ऑल पैलेंड्रोम्स ओवर ए बी इज रेगुलर, ऑल पैलेंड्रोम का जो सेट होता है ए और बी वो रेगुलर होता है, क्योंकि करेक्ट नहीं है इसको फॉल्स कहते हैं, वो इरेगुलर होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, इन CFG द सिंबल दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग आर कॉल्ड, सिंबल जो कि रिप्लेस नहीं होता, ये टर्मिनल होता है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है इस फाइल में से, 2-3 दफ़ा तो हो चुका होगा कम अज़ कम। ए की पावर n और बी n जनरेट करते हैं डैश लैंग्वेज को, इक्वल और नॉन रेगुलर को ये जनरेट करेंगे। इसकी डिटेल पेज नंबर 71 पे है, क्यों करते हैं ये सारी डिटेल्स वहाँ पर है, आप लोगों ने पढ़ लेनी है अगर इसकी डिटेल आप लोग को देखनी है तो। नेक्स्ट है द ग्रामेटिकल रूल्स विच इन्वॉल्व मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड, ग्रामेटिकल रूल जहाँ पे डिफाइन किए होते हैं तो वो सिमेंटिक होता है। नेक्स्ट है द रिजर्व ऑफ स्ट्रिंग, और आगे स्ट्रिंग दी हुई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए BBSFBS। नेक्स्ट है इफ एन एफ ए हैज़ एन स्टेट, अगर एक एफ ए की एन स्टेट है दैट इट मस्ट एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ लेंथ, तो ये वर्ड की कितनी लेंथ एक्सेप्ट करेगा, n-1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है टू लैंग्वेजेस आर सेड टू बिलोंग टू द सेम क्लास, एक लैंग्वेज को हम तब कह सकते हैं कि वो सेम क्लास से बिलोंग करती हैं इफ़ दे एंड इन द सेम स्टेट, अगर वो सेम स्टेट पर एंड हो रही होती हैं, व्हेन दे रन ओवर एन एफ ए दैट स्टेट, तो इनको हम फिनाइट भी कह सकते हैं और इनफिनाइट भी हो सकती हैं। तो मे बी सॉरी जब दोनों जो है ना वो लैंग्वेजेस एक जगह पे जाकर एंड हो रही होती हैं, तो वो उनकी फाइनल स्टेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो मे बी फाइनल स्टेट और नॉट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इन P rep Q एंड और Q इज अ डैश टू देन और Q इज नॉट इक्वल टू और, प्रीफिक्स में Q एंड और जो है वो इक्वल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द माइफिल-नीरोड थ्योरम, इफ़ L जनरेट फिनाइट नंबर ऑफ क्लासेस, अगर L जो है वो जनरेट कर रहा होगा फिनाइट नंबर ऑफ क्लासेस, देन L इज़ अ, तो फिर L क्या होगा। अगर L जनरेट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टेट्स, अगर L जनरेट कर रहा है फिनाइट नंबर ऑफ क्लासेस को, तो फिर L को हम रेगुलर कहेंगे। नेक्स्ट है इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस इज़ रेगुलर, अगर दो जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उनका इंटरसेक्शन भी रेगुलर है, देन द कम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस आल्सो आर रेगुलर, अगर फिर हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर वो भी रेगुलर ही आएगा। अब जी इतनी रवादात जो इन्होंने बताई है, इसका पूछ रहे हैं कि जो स्टेटमेंट हमने कही है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। अगर रेगुलर लैंग्वेज हैं उनका इंटरसेक्शन लैंग्वेज लेने से भी वो रेगुलर ही आ रहा है, फिर जो इंटरसेक्शन लिए हुए अगर उसका दोबारा से हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी रेगुलर ही रहेगा। नेक्स्ट इन पंपिंग लीमा थ्योरम द रेंज ऑफ n इज, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऑनवर्ड। नेक्स्ट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो अ रेगुलर, तो ये भी ट्रू है। कॉम्प्लीमेंट करें दो रेगुलर लैंग्वेज को या उनको प्लस कर दें, वो रेगुलर लैंग्वेज ही वापस हमारे पास आ जाती होती है। फॉर अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज देयर एग्जिस्ट डैश एफ ए, जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है उसके लिए कोई एफ ए एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है द स्ट्रिंग और वर्ड विच डू नॉट बिलोंग टू अ लैंग्वेज, ऐसी स्ट्रिंग और वर्ड जो कि बिलोंग नहीं कर रहे होते लैंग्वेज से, उनको हम क्या बोलते हैं, उस लैंग्वेज का क्या होते हैं, वो उस लैंग्वेज के इंटरसेक्शन होते हैं, यूनियन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो वो उस लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। होप सो
कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपने वीडियो को गौर से देखना है, सारी देखनी है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।